अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, ऐसे A11, A12, सॉरी A22, ऐसे करके ANN, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और इसके नीचे, है ना, इसके नीचे और उसके ऊपर, डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप बचता है। तो कहीं पर भी अगर एलिमेंट जीरो हो जाए, अगर मान लो नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो गए फॉर सम रीजन, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, याद है? लोअर ट्रायंगुलर। नहीं, अपर, लोअर। नहीं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि नीचे का अगर जीरो हो गया तो नीचे वाला मैट्रिक्स का कोई मतलब नहीं रहा, है ना। जो मैट्रिक्स आएगा ऊपर से आएगा। तो अगर नीचे जीरो हो गया तो ऊपर से आएगा, तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर ऐसा हो गया होता कि A11, A22 और ऐसे करके ANN, फिर हमारे पास एक ट्रायंगल बचा ऊपर में और एक ट्रायंगल बचा नीचे में। ठीक है। अब उल्टा केस है कि ऊपर के सारे एलिमेंट्स आपको जीरो हो गए, ठीक, ऐसे। और नीचे एलिमेंट्स आएंगे, वो जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन सारे जीरो नहीं होंगे। तो यहाँ पर डायगोनल के ऊपर जीरो हो गए, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो नीचे से आएगा। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके लिए क्या हो जाएगा, आई और जे में क्या रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि AIJ इक्वल टू 0, तो आई शुड बी ग्रेटर देन जे। और यहाँ पर मैं कहता हूँ AIJ इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आई शुड बी लेस देन जे। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। अगर मान लो ये मैट्रिक्स ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो determinant of an upper triangular matrix or a lower triangular matrix of any order is equal to product of its diagonal elements. ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको आपने याद रखा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कई बार आता रहता है हमारे सामने। तो वहां पर अगर हमने सॉल्व करने के लिए हम बैठ जाते हैं तो बहुत समय लग जाएगा, तो इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आया सभी को? यस। ठीक है, कहाँ से आया रिजल्ट? इसका प्रूफ बताता हूँ। वैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ वेरिफिकेशन, प्रूफ में समय लगेगा। प्रूफ इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं। तो इसको आप सिंपल देख सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, A/ABC 0, 2x2 का है, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी बताओ? AC माइनस 0 इंटू बी, AC आएगी। ठीक है, AC माइन, यस सर। ठीक है। चलो मैं आपको ये पैटर्न दिखा देता हूँ, है ना। कुछ भी रखा ABC, और यहाँ पर आपके आ जाएंगे, मान लो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर D रखा, यहाँ E रखा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने F रखा। ये डायगोनल हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, हम नीचे के लिए 0 करके देख रहे हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर मैं चाहूँ, है ना, ये मान लो A है, तो डिटर्मिनेंट A है इतना। फिर यहाँ से अगर ये मैट्रिक्स A था मान लो, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बता सकते हैं आप मुझे? DF। हाँ, A इंटू ये खत्म, ये खत्म, DF माइनस 0 इंटू ई, इसका कोई मतलब ADF। तो आप देख रहे हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर से यही हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो अगर आप n रोज लेंगे ना, जैसे मान लो आपने ऐसा ले लिया
कि a इज इक्वल टू आपके पास मान लो है A11, A12, A13 ऐसे गया, A21, A22, A22 हो गया, इसको 0 मान लिया ऐसे आपने, और ये कुछ आएगा, फिर ये 0 0, A33 ऐसे ऐसे अगर ये आपका चल रहा है तो आप इसको अलोंग द कॉलम 1 इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इसके डिटर्मिनेंट के लिए। तो ये आ जाएगा A11 इंटू माइनर की तरह, कोफैक्टर की तरह जो हम सॉल्व करते हैं। तो ये n/n का अगर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर आपको मिलेगा n-1 इंटू n-1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, जिसमें ये स्टार्ट होगा A12, है ना, सॉरी A12 से नहीं, पहला रो पहला कॉलम चला गया, तो कहाँ से स्टार्ट होगा आपका A22, A23 सो ऑन, फिर नीचे यहाँ पर 0 0 से स्टार्ट हो गया ऐसे करके। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो A11 इंटू आपका A22 इंटू समथिंग ये आता जाएगा। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे तो ये वही पैटर्न फॉलो करेगा कि सिर्फ डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ही आएंगे, है ना, सॉरी इसके डायगोनल एलिमेंट्स ही आएंगे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में, ठीक है। तो इसका प्रूफ एज सच तो हम नहीं निकालते हैं, आप निकालना चाहें तो मैथमेटिकल इंडक्शन से निकाला जाता है इसका प्रूफ, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो आपके कोर्स में है नहीं, और आप करना चाहो तो भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने पहले बोला होता तो मैं करके दिखा देता, लेकिन आप पैटर्न देख सकते हैं, तो उसमें भी यही पैटर्न आता है, कोई बड़ी चीज नहीं आती। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, आप इसको सीधे लिख सकते हैं ना, इस रिजल्ट को यूज करने के लिए आपको कहीं डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, यू कैन यूज द रिजल्ट एज इट इज, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन शायद आपने कहीं देखा था और ऐसा मिलेगा भी, तो इसीलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया, तो याद रहेगा ये, ठीक है, याद रहेगा ना। Yes. ठीक है। Yes, sir. और इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये प्रूफ कैसे आया, प्रूफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आता है, कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, लेकिन वो प्रूफ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो, तो अब हम वापस से आते हैं इस पर लीनियर इक्वेशंस के ऊपर जो हम कर रहे थे। तो एक बार देख लिया बेसिक क्या था, इस टाइप का था, ax इज इक्वल टू बी, a0 है, a0 नहीं है, a0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, a0 है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ax इज इक्वल टू बी आएगा। तो अगर b नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, a तो 0 है तो LHS हमेशा 0 रहेगा, b नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो नो सॉल्यूशन आएगा। तो ये दोनों कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी से मिलता जुलता हमने मैट्रिक्स को देखा था और उस पर हमने बात की थी, वो कुछ ऐसा आया था, ax इज इक्वल टू बी आया था। तो इसमें अगर मॉड या डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स को तो आपको मिला ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो गया तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो एक्स क्या था, ए इनवर्स बी लिख दिया। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। अब डिटर्मिनेंट ए क्या है, 0 है, तो इसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम LHS में ले जाते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो LHS क्या है, हमेशा 0 है, प्रीवियस केस की तरह। अब RHS को देखा, अगर RHS नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो केवल यही दो कंडीशंस हैं हमारे सिलेबस में। तो आपको ये दोनों कंडीशंस समझ में आ गए अच्छे से, कि अगर डिटर्मिनेंट ए निकाला वो नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट होगा, नो डाउट। अगर वो 0 है तो सीधे हमने इसको निकाला, एडजॉइंट ए इंटू बी। आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन ऐसा ही होगा कि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और फिर आपको लिखना है इनकंसिस्टेंट। सॉल्व करने के लिए सिर्फ यही वाला आएगा, ये वाला, दूसरा वाला ये वाला नहीं आएगा, है ना, मतलब सिर्फ ये वाला आएगा। तो आपको ये समझ में आ गई थ्योरी यहाँ तक, या डाउट है इसमें? क्लियर है। चलो, अगर कोई डाउट भी है तो हम अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही आसान है। तो हम सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं 4.6।
क्वेश्चन पढ़ लिया पहले 6। ये कह रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी वो आपको क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि भाई ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, आप हमें बताएं। तो हमने कहा ठीक है। इसमें से मान लो हमने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया। ठीक, तो इसमें से कोई मुझे मैट्रिक्स ए क्या है बता सकता है क्या? So 1 2 2 3. 1 2 2 Yes. 3, वेरी गुड। सिर्फ कोफिशिएंट्स होते हैं मैट्रिक्स ए। तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मुझे 3 - 4 दैट इज इक्वल टू -1 दिखी। सही है क्या? Yes, sir. इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना? नहीं है 0, इसका मतलब Consistent. सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बस इतना ही आंसर। ठीक, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है, आंसर आ गया। चलो, क्वेश्चन 1 हमने कर लिया। क्वेश्चन 2 भी वैसे ही। क्वेश्चन 3, आपको एक सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए, आपसे पूछा गया कि भाई ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। हमने कहा ठीक है, मैट्रिक्स ए निकाला 1 3 2 6। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, ये आया 6 × 1 6 माइनस, Zero, sir. हाँ तो ये 0 आ गया। तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन 2 आ गया, पहला कंडीशन रहा नहीं। तो यहाँ हमने सोचा अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर लिख दिया ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले ये लिख दी ये बात। ठीक है, इसको क्यों लिखा? ताकि दिमाग में बैठ जाए कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स यानी उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। ठीक, अब ये कंसिस्टेंट है या नहीं है उसके लिए क्या तरीका है? एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है हमें। एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू मेरे ख्याल से सभी को पता है। ए अगर पता है तो एडजॉइंट ए के लिए इसको इंटरचेंज किया डायगोनल एलिमेंट्स को। -3 -2. -3 वेरी गुड। और कोई मुझे चालाकी से डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स बी के बारे में बता सकता है क्या? X Y. नहीं, एक्स वाई जो है, ध्यान दो एक बार, 1 मिनट देख लो इसको। ये आपका मैट्रिक्स था, इस तरह से लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ। तो जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने कैपिटल ए बोला, जो वेरिएबल है उसको एक्स बोला, और जो इक्वल टू के बाद आरएचएस में जो कांस्टेंट थे उनको हमने बी बोला था। तो यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू बी और फिर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आया था। तो जो x होता है वो वेरिएबल्स हैं, a है वो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, और जो b है वो कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? आरएचएस वाला। यानी अगर आरएचएस में नहीं है, जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, मान लो यहाँ पे लिख दिया 2x + 3y + 5 = 0, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2x + 3y = -5। अब इसको -5 की तरह लेंगे, है ना? आरएचएस में ले जाना है और फिर उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है मैट्रिक्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देख लो आप, अब देख के बताओ बी क्या होगा? Sir, 5 8. वेरी गुड, 5 8 5 8। अब इसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स आनी चाहिए, सॉरी नहीं आनी चाहिए, है ना? तब ये आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो 6 × 5 क्या होता है? 30 30. और -18, 24. है ना?
-18 आएगा, और ये आपका हो गया -10 प्लस सर 8। -18 कैसे? रो और कॉलम ऐसे 6 × 5 -3 × 8, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा मैंने 6 है ना, 24 सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उसको 6 की तरह समझा, -24, ठीक है। और ये -2 × 5 -10, और ये सही है। तो ये क्या आ गया, ऊपर में आ गया 6, और ये क्या आ गया, -2 -2 आ गया। तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ये नल मैट्रिक्स नहीं है। तो आप देख लो, ऐसा कुछ कंडीशन था क्या? हाँ, adjoint A into B अगर नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो दिस इंप्लाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो आपको ये दोनों समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट A 0 है तो क्या करना है, और नॉट इक्वल टू 0 है तो कैसे प्रोसीड करना है ना? यस सर। अल्लाह इसके लिए करता अगर कंफ्यूजन है तो फिर से इस चार्ट को देख लिया यहाँ पर, ऐसे A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू A इनवर्स B ऑलरेडी यहाँ पर डिराइव्ड है, उसको एज इट इज यूज किया। A इनवर्स एडजॉइंट इनवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, इसीलिए A इनवर्स को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जब A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट A 0 हो गया, तो A इनवर्स को उसके इस फॉर्म में लिखा। डिटर्मिनेंट A से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, LHS में ले गए, ऐसा लिखा। LHS हमेशा 0 है। ये कंसिस्टेंट कब नहीं होगा, जब RSS 0 ना हो तब। इसी को यहाँ पर यूज किया। चलो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सर अगर 0 आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाता तब? वो आ जाएगा तो फिर दो केसेस होते हैं, या तो नो सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वैसा आएगा नहीं। अगर आ गया तब बताया जाएगा, तब आपको डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स बी को भी चेक करना पड़ता है ना, पर वो सब मैंने नहीं बताया क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आएगा भी, टेंशन मत लो। चलो, ये एक 3x3 का मैट्रिक्स आपको दे दिया गया। क्वेश्चन वही है कि बता दो कि ये कंसिस्टेंट है क्या। तो हमने कहा ठीक है, ये आपको अच्छे से शायद नहीं दिख रहा होगा थोड़ा, ठीक। तो आप चाहो तो चलो, पहले हमें पता तो है नहीं तो इसीलिए ए को ही लिखेंगे पहले। ए हो जाएगा यहाँ पर 3 -1 -2, -2 है ना। फिर 0 देखो 0 2 -1, गुड, 2 -1 ठीक है, ये हो 3 गया 3 -5 और 0। -5 0। ठीक, बिल्कुल सही। यहाँ पर ऐसे ही आपको ध्यान देना है ना, जो नहीं है वेरिएबल उसके लिए 0 आपको लिखना है ना, तो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, 3 के अलॉन्ग, मतलब रो 1 के अलॉन्ग निकाला, या मान लो कॉलम 1 के अलॉन्ग निकाल लिया ऐसे। तो 3 × 2 × 0 और माइनस ऑफ -5 प्लस 0 के अलॉन्ग तो 0 ही रहेगा, तो 0 लिख दिया, प्लस 3 के अलॉन्ग फिर से, तो ये खत्म हो जाएगा। 1 1 +4 1 + 4, तो ये आ जाएगा -15 और 5 × 3 +15 दैट इज इक्वल टू जी 0। ठीक है, तो एक लाइन लिख दिया, हालांकि इसका कंसिस्टेंसी से लेना देना नहीं है, पर लिख दिया A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बताओ क्या करें हम? सर एडजॉइंट ए निकालें। ठीक है, एडजॉइंट A × B निकालना है हमें, ठीक, और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो एडजॉइंट A निकाल लेते हैं, उससे पहले B लिख लेता हूं मैं, ये तो आएगा जो भी। B पहले लिख लेते हैं, B क्या है, 2 -1 3, 3 है ना, तो B हमने लिख लिया, ओके। और एडजॉइंट ए सॉल्व करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे पहले तो 3 से स्टार्ट किया तो 2, ये हो जाएगा -5 × -1, ये -5 आ जाएगा आपका ऐसे। फिर -1 से शुरू किया, ये खत्म ऐसे, 0 और ये +3 आ जाएगा, और माइनस साइन वाला माइनस बाहर,
तो ये सॉरी -3 आ जाएगा, क्योंकि ये बीच वाला एलिमेंट है तो माइनस बाहर था। फिर आखिरी के लिए इसको हटाया, -5 इंटू 0 खत्म, और ये -6 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, थोड़ा इसको साइड में कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है 0 इंटू कुछ भी आएगा तो वो 0 ही रहेगा। नहीं, एक मिनट, ये हो गया हमारा। फिर इसको देखा तो यहाँ तो साइन से मतलब है ना, एक मिनट, तो ये हो जाएगा आपका, तो ज़्यादा ही थोड़ा हो गया। 10 हो जाए। एक मिनट, ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था। हाँ, ये -5 है, ठीक है। तो ये आपको इसको हटाया और इसको हटाया तो 0 0, ये +10 आ जाएगा। ठीक, यस। फिर ये आपका 2y है, एक मिनट, ये 2 है, -2 नहीं है, -2 जैसा लग रहा था। ये +2 है, ये -2 है, तो ये वाला कितना आ रहा है? 6 6 आएगा। ठीक, और लास्ट वाला सर, ये सर 12 12 आएगा। ठीक है, फिर ये सर ये -6 आएगा कि 6? नहीं, -6 यहाँ पर आएगा, +6 आएगा, ये सही है। ये -6 आएगा यहाँ पर, यहाँ पर 12 आ चुका है, तो ये आएगा आपका, एक नहीं, ये सही है, 6 नहीं, ये वाला एलिमेंट क्या आएगा? 3 इंटू 1 और 5 आ जाएगा, 5 ये फिर 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 आ 6 जाएगा। ठीक है, तो -5, ये मैंने एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा गंदा कर दिया, तो मुझे खुद भी मैं कंफ्यूज पर हो गया। वहाँ -3 रहेगा कि 3 रहेगा? कहाँ पर? इस पर 5 के पर, यहाँ यस। ये -3 रहेगा। इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं खुद ही इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसको ज़्यादा गंदा कर दिया था मैंने। तो ये हो जाएगा आपका 3 -1 -2, फिर ये है 0 2 -1 3, और ये -5 और 0। हाँ, अब देख सकते हो, माइनस साइन तो पहले से लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो माइनस बाहर रहेगा पहले। अब अंदर देखा, 0 इंटू 0 0 हो गया, और -3 इंटू -1, ये खत्म हो गया, तो -3 आएगा। ठीक है, ये माइनस साइन जो है वो को फैक्टर की वजह से है। ठीक, तो ये आपको याद यस। रखना है, रो वाइज कॉलम है, याद रखना है। तो ये ऐसा हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, तो ये -5 -3 -6 10 6 12 और 5 3 6 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 -1 3 से। ये देख के लग रहा है कि नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, पर करके भी देख लिया, ये आ जाएगा -10 और -10 -20 +15, तो ये -5। +15 हाँ, तो ये -5 -5 आ गया। फिर ये -6 हो गया, -6 हो गया, +9 हो गया, तो ये -3 आ गया। फिर ये -6 -12 हो गया, -12 हो गया, +18 हो गया, -6 आ गया। -6 ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब नल मैट्रिक्स है, जो कि होना चाहिए था। इसका मतलब हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। दिस इंप्लाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, मतलब कैसे निकालना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यस सर। सिर्फ यस ए सर। है ना, वैसे यहाँ पर सिर्फ सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाया, नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट है, अगर इक्वल टू 0 है तो उसका ए का एडजॉइंट निकाल लिया, इसको बी से मल्टीप्लाई किया, वो ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 आएगा और वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा फिर। ठीक, और अगर ऑब्जेक्टिव में है, मान लो ऑब्जेक्टिव है, तो अगर डिटर्मिनेंट ए
नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आप सीधे लिख सकते हो कि वो इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में वही है। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो कंसिस्टेंट है, इक्वल टू 0 आ गया तो इनकंसिस्टेंट। सब्जेक्टिव में सॉल्व करना होगा। तो चलो 6 तक हो गए, एक जैसे ही क्वेश्चन है ये। आगे कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो जहां अभी तक हम सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर रहे थे, जब सॉल्व करना है यानी आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी पहला केस ए नॉट इक्वल टू 0 वाला। तो मान लो कोई भी क्वेश्चन ले लिया, सपोज 7th ले लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 7th ले लिया। अब इसमें हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ लो, ये क्या कह रहा है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है अपने, और ये हमारे को मैट्रिक्स दे रखा है, मतलब लीनियर इक्वेशन दे रखा है, मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू हो गया। मैट्रिक्स बना लिया, ए इज इक्वल टू 5 2 7 3, ये मेरा मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा एक्स वाई, और मैट्रिक्स बी हो गया 4 5। पहले तो ये लिख दिया ऐसे, या आप चाहो तो इसको मैट्रिक्स मेथड में पहले लिख दो, चाहो तो पहले इसको ऐसे लिख दो 5 2 7 3 ऐसे। ये लिख दिया एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 4 5। यहां पर नाम दे दिया, दिस इज ए, दिस इज एक्स एंड दिस इज बी, ये तीनों हमारे आ गए। ठीक, अब ये सॉल्व होगा कि नहीं ये देखा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, ये आ गया 15 माइनस 14 नॉट इक्वल टू 0, आपको दिख रहा होगा। तो यहां से ये रिलेशन डायरेक्टली यूज हो सकता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और x क्या आ जाएगा आपका a इनवर्स b। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a इनवर्स। तो a इनवर्स का मतलब क्या हो गया, आपको इनवर्स किसका निकालना है, पहले a को तो लिख लो, a इनवर्स चलो यहाँ निकाल ही लिया। a इनवर्स क्या होगा, या चलो अलग से ही निकाल लेते हैं। a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट a। तो a इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ए यहाँ पर सबको मेरे ख्याल से दिख गया होगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, इधर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ गया -7। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1, 1 तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो उतना ही रहेगा। तो अब यहाँ से, और बी याद रखना क्या था, 4 5। तो देयरफॉर एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स 3 -2 -7 5, और ये 4 5 ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 -10, यानी कि ये 2 आ जाएगा। 2 और ये -28 + 25, यानी -3 मुझे दिख रहा -3 है ना। और x क्या है आपका, एक्स वाई 2 ऐसे। x मैट्रिक्स क्या था, ये था, और ये क्या आ गया 2 -3। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। -3 ऐसे सॉल्व कर लिया हमने। तो ये समझ में आ गया आपको, है ना, ये समझ यस में आ सर, गया। ठीक है, यस सर, तो समझ गए। तो इस पर बेस एक 3/3 का भी हम देख लेते हैं, ताकि हम पूरी तरह की तरीके से समझ जाएं। तो मान लो यहाँ पर है, चलो 11th वाला दिखा देते हैं।
ये चैप्टर बहुत ही आसान है ना। अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो यू आर रियली लकी, क्योंकि यहाँ कुछ खास करना नहीं है। इस क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहां भी आपको ये फ्रैक्शन जैसा दिखाई देना, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा। यानी कि पहला इक्वेशन तो लिखा 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा क्या है, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2x 2x माइनस, minus 4y minus 2z is equal to 3. गुड, इसको हमने ऐसे लिख दिया। पहले भी लिखते तो भी सही था, पर वो थोड़ा फ्रैक्शन में आता तो कैलकुलेशन आपको डिस्टर्ब कर सकती थी वो, तो हमने उसे बचाने के लिए ऐसा कर दिया। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गया इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया ऐसे, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, इधर आ गया 1, फिर ये 2 माइनस 4 माइनस 2, ये 0, ये 3, ये -5, ये आ गया इधर। फिर वेरिएबल्स हैं तो x, y और z, और इक्वल टू में क्या है 1, 3 और 9, ठीक। तो अब ये इस फॉर्म में है, a, ये है x, ये है b। तो आपको चेक करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो मान लो हमने कॉलम वाइज चेक किया, कॉलम वन वाइज चेक किया, तो 2 इंटू -5 इंटू -4 20, -3 इंटू -2 -6, यानी +6 आ जाएगा। -2 इंटू, तो 5 इंटू 1 Minus 5, 5. सॉरी -5 है ना, तो -2 इंटू -5 आ गया ये, इसको करना, तो -5 -3, Minus 3. तो ये आ गया 2 इंटू 26 -2 इंटू -8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, मेरे ख्याल से 52 प्लस 16 68, 82. नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप सीधे ही यूज कर सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू a इनवर्स b, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। तो a इनवर्स निकाल लिया। नाउ a इनवर्स क्या होगा, 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, ये हो गया 1/68। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या वैल्यू आएंगी। तो 2 को हटाया, ये आ गया -20, मतलब सॉरी +20 और +6, यानी 26। फिर माइनस के साथ ये खत्म, तो ये आ गया -10 इंटू -1, तो ये आ जाएगा +10। और फिर ये 1, तो मतलब साइन प्लस रहा, ये खत्म 6, इसका लास्ट में ट्रांसपोज लेना है, याद रहे आपको। फिर ये माइनस साइन के साथ जो भी आए उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये खत्म, ये खत्म, -5 और -3, तो -8, और हमने कहा था जो भी आए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ 8। फिर प्लस वाला टर्म आया, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, -10, तो -10 को लिख दिया। फिर जो भी आएगा माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हटा दिया, इधर हटा दिया, 6, Then minus 6. और माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो -6 आ गया, ठीक। और फिर ये 6 आएगा या -6 आएगा,
सही है ये, हाँ -6 था, ठीक है। लास्ट वाला ये प्लस रहेगा, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, -2 + 4 यानी कि +2। यहाँ पर माइनस साइन के साथ जो भी आएगा माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया -4 और -2 -6, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया आगे से, तो ये +6 हो गया। और फिर लास्ट एलिमेंट, ये खत्म, ये खत्म, -8 -2 -10। मैंने ऊपर नीचे किया था इसीलिए मुझे बहुत टाइम लगा, अब सामने सामने करना। इसका ट्रांसपोज चाहिए आपको, तब जाकर आपको ए इनवर्स मिलेगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू हो गई 1/68, और ये हो जाएगा 26, 10, 6, 8, -10, -6, और ये हो जाएगा 2, 6, -10। ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब सिंपल, नाउ x = a इनवर्स इंटू बी, ये आ जाएगा 1/68, a इनवर्स 26, 8, 2, 10, -10, 6, 6, -6, -10, और b आपका वैल्यू है 139। तो यहाँ से अगर आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/68, और यहाँ पर ये आएगा 26, ये 68 आ जाएगा सीधा, ये आ जाएगा 10 -30 और ये 36, तो ये 34 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 6 -6, ये आ जाएगा आपको -102, ऐसा आएगा। तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1, ये आएगा हाफ, और ये आएगा -3/2, ऐसा आ जाएगा। तो फिर x क्या था, x, y, z, दिस इज इक्वल टू 1/2 -3/2। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू हाफ, z की वैल्यू -3/2, एंड